हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो देखेंगे, जो हर रोज़ हम देखते आ रहे हैं। आज की व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 12 जनवरी 2022 का है, जो पेपर 2 के लिए कक्षा 6 से 8 तक दिया गया है। यह PYQ सीरीज जो है हम ऑथेंटिक बुक से प्रमाणिक स्रोतों से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए प्रश्न संख्या जो है 16 से 30 तक देखते हैं। मित्रों, ध्यान रहे कि हमने 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को व्याख्या सहित जो है देख लिया था, जो हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 16 आइए देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से युक्तियों में किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। यानी समावेशी शिक्षा में जो है दिव्यांगजन के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किस युक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ए नंबर है विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। बी है सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। सी है पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना। डी है संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग करना। तो मित्रों, इसका सही उत्तर ए, सी और डी होगा, क्योंकि विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना जरूरी होता है। उसके बाद पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना जरूरी होता है। और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कोई दिव्यांग है और कोई सामान्य बच्चे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से जो है विकल्प देना चाहिए। तो इसलिए जो है ए, सी और डी सही है। ये कूट देखते हैं, दिया गया है कूट 3 ए, सी, डी। तो प्रश्न संख्या 17 है धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी जब जो छात्र जो है धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है, तो उसको सम्मिलित करने के लिए कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक नंबर है सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा बल दे। 2 है विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। 3 है विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना चाहिए। 4 है विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना चाहिए। तो मित्रों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को कक्षा में सम्मिलित करने के लिए जो है विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 2। इससे होता क्या है कि जो है बच्चे उच्च ग्रंथ शिक्षा करने के लायक बनता है, जब आप जो है विभिन्न धर्मों के बीच तालमेल को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो वह शिक्षण में अधिक रुचि लेता है, जबकि पूर्वाग्रह को वह नकारता है। तो प्रश्न संख्या जो है 18 दिया गया है, देखते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। 1 है पढ़ना से, 2 है सोचना, 3 है चलना, 4 है लिखना। तो मित्रों, डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधित विकार से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है बालक का जो है लेखन कौशल जैसे हस्तलेखन, स्पेलिंग, श्रुति लेख इत्यादि प्रभावित होता है। यह अक्षमता बच्चों में हाथ या हथेली या उसकी उंगलियों में गड़बड़ी के कारण होता है। बालक लिखते समय हाथ की उंगलियों और पेंसिल का समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है। यह डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से एक लक्षण होता है, जबकि डिसलेक्सिया जो है बोलने से संबंधित विकार है। तो प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। 1 है छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें। 2 है शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। 3 है स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। 4 है बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, क्योंकि जो छात्र दृष्टिबाधित है, यानी वह जो है अपने आंखों से नहीं देख सकता है, तो उसके लिए
क्लास में स्पर्णीय और उभरी हुई सामग्री का उपयोग होना चाहिए, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देती है। 1 है अभिसरण सोच को, 2 है सीखने की जिज्ञासा को, 3 है विचारों की मौलिकता को, 4 है समस्या समाधान के कौशल को। तो मित्रों, शिक्षिका को जो है सीखने की जिज्ञासा से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। वह छात्रों में एक ललक पैदा करे, एक रुचि पैदा करे और समस्या समाधान की ओर बच्चों को अग्रसर करे और बच्चों के विचारों में मौलिकता को जो है लाने का प्रयास करे, जबकि एक शिक्षिका को कक्षा में अभिसरण सोच से जो है बचना चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 1। आइए हम प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 1 है अभी सीखे गए संप्रदायों के विस्तारण और चर्चा करने में से मना करें। 2 है विभिन्न परिस्थितियों के अधिगम को लागू करने के अवसर दें। 3 है विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। 4 है केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। तो प्रश्न संख्या जो है 21 का सही उत्तर होगा 2। 1 जो है शिक्षार्थियों को गहरा ज्ञान और दीर्घकालिक बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों और अधिगम को लागू करने का अवसर देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो पहला है अभिकथन ए है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए उसके ज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उसमें वृद्धि करना चाहिए, इसलिए यह कथन सही है। और आर है विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है, यह कथन यह जो है गलत है, क्योंकि आप जब कभी किसी छात्रों से सवाल करते हैं तो उसे प्रोत्साहित करें ताकि उसके अंदर की अभिरुचि जागे, बोलने की क्षमता बढ़े, चाहे वह गलत उत्तर दे और सही दे, आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसलिए कथन ए जो है सही है, किंतु कथन आर गलत है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 3। ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती है। 1 है चिंता, 2 है बोरियत, 3 है जिज्ञासा, 4 है हतोत्साहन। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा में इस तरह की गतिविधि बनानी चाहिए, विद्यार्थी के बीच इस तरह का तालमेल बैठाना चाहिए जो जिज्ञासा को जो है जन्म दे, उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाए। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 3, जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जिसमें दिया गया है किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है। 1 है समावेशित ज्ञान, 2 है अनुबंधित ज्ञान, 3 है घोषणात्मक ज्ञान, 4 है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो ज्ञान होता है उसे हम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि यह एक व्यवहारिक समझ के आधार पर होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 25, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीख को बढ़ावा नहीं देता है। 1 है अन्वेषण, 2 है बातचीत अंतःक्रिया, 3 है अधिसंज्ञान, 4 है निष्क्रिय अवलोकन। तो विद्यार्थियों के बीच जो है सार्थक बातचीत को बढ़ावा निष्क्रिय अवलोकन नहीं देता है। निष्क्रिय अवलोकन जो है बच्चों को शिथिल बनाता है, उसके मानसिक जो है चेतन को कम करता है, जबकि अन्वेषण बच्चों की जिज्ञासा को वृद्धि करता है। अधिसंज्ञान बच्चों को जो है खुद से सवाल पूछने में, अपने आप को जो है प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण रहता है। और बातचीत अंतःक्रिया जो है यह इंटरेक्ट करके बच्चा अधिक सीखता है। इसलिए प्रश्न संख्या 25 में जो दिया गया है कि सार्थक सीख को बढ़ावा नहीं देता है, उसका सही उत्तर होगा 4, निष्क्रिय अवलोकन। प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है कि हमारी अपनी क्षमता और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार
उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? एक है घोषणात्मक ज्ञान, 2 है एपिसोडिक यानी प्रकरणात्मक ज्ञान, 3 है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, 4 है प्रक्रियात्मक ज्ञान। मतलब जब हम अपनी क्षमता के दिए गए अनुसार उसमें रणनीति बनाते हैं तो वह जो है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के संकेत ले रहा है। यह किसका उदाहरण है? उद्धृत करना का मतलब एक समस्या यानी समस्याओं को वह खोल रहा है, बता रहा है, एक उदाहरण के तौर पर रख रहा है। तो आइए देखते हैं विकल्प। 1 है अनुरूपक सोच, 2 है कार्यात्मक स्थिरता, 3 है अनुक्रिया समुच्चय, 4 है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुरूपक सोच। अनुरूपक सोच में जो है छात्र वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी सवाल में दिया गया है कि एक वैज्ञानिक संप्रत्यय यानी एक जो है वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के दौरान चर्चा हो रही है, उसमें कुछ विद्यार्थियों को इस चीज़ को समझने में कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रम है और गलतफहमियां हैं। तो आप एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते क्या करेंगे? विकल्प देखते हैं। 1 है विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। 2 है उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 1, विद्यार्थियों के भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और उसको वैज्ञानिक तर्क के बारे में जो है आप खोज के अवसर प्रदान करें, ताकि बच्चे जो है वैज्ञानिक विधि से इस चीज़ को देख सकें। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 है किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। 2 है संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। 3 है संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। 4 है स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा संवेग और संज्ञान के बारे में जो है यह कथन सही नहीं है। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 3। आइए प्रश्न संख्या जो है 30 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? 1 है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 है यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम होता। 3 है मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्यों में मेरी सफलता का साथ नहीं देती। तो मित्रों, यहाँ दिया गया है कि कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी के भविष्य के लिए प्रेरित करता है, यानी भविष्य में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी छात्र अपने अंदर यह सोचे कि यदि मैं अपने प्रयास में आवश्यक जो है प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता तो दिए गए कार्य करने में सक्षम होता। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा 2। मित्रों, आप जो है हमारे इस आदर्श एकेडमी के जो है टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहां आपको जो है PDF प्राप्त होंगे और जो है यह PYQ श्रृंखला लगातार चलती आ रही है। हम 2011 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों का हल व्याख्यात्मक तरीके से देखेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें, बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।